जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि आप कोई भी डिफेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली मुझसे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि स्टडी किस तरीके से करनी है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं और आपका 2025 का टारगेट है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है टाइम पीरियड। तो मैं मिशन 25 स्टार्ट कर चुका हूँ, जो कि एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ के लिए हेल्प होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं 1909 एंड 1919, ये दो एक्ट के बारे में आज बात करेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं खींचेंगे और ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, बट हाँ, ये हेल्पफुल जरूर होगा। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है तो आप इजीली सॉल्व करें। दूसरी चीज़ है कि आप, अगर मैं आपको एक कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो आपको कैसे उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। तो अगर मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो आपको यूटिलाइज कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़, आप क्या करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। क्या करोगे? पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। और जिस भी इंस्टीट्यूट की आपने टेस्ट सीरीज लेके रखी है, अगर वहां ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको सॉल्व करो। अगर रॉन्ग हो रहा है तो इस वीडियो को वापस देखो। मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया करूंगा, जिससे कि आपको क्या मिले, हेल्प मिल जाए। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर फॉर ऑल यू। ठीक है। तो माय नेम इज रोहित, रोहित रानवे। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज मोटिवेशन है भागवत से, भागवत गीता से। भूमे गरियासि माता, स्वर्गात उच्चतर पिता। जननी जन्मभूमिश्र, स्वर्गर्त आपी गरियासि। ठीक है ना। तो संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है, उसका अर्थ जो है वो भूमि से श्रेष्ठ माता है। भूमि से श्रेष्ठ माता है और स्वर्ग से ऊंचे पिता है। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो भले आपको स्वर्ग मिल जाए, बट माता और मातृभूमि ये दोनों जीवन में कतई नहीं मिलेगी। तो हमारा जो मोक्ष पाने का तरीका है, ठीक है ना, मोक्ष पाने का तरीका है वो माता और मातृभूमि से ही जाता है। अगर आपने कर्म किया और आप आपके धर्म पे हो, तो जाहिर सी बात है आपको मोक्ष जरूर मिलेगा। धर्म का मतलब किसी रिलीजन से नहीं है, धर्म का मतलब होता है कर्म। जो आप कर रहे हो आप उसको धर्म मान रहे हो अपना, वही आपका धर्म है, वही आपका कर्म है। तो उसी को बोला जाता है कि अगर आप मातृभूमि की सेवा कर रहे हो या माता की सेवा कर रहे हो, तो स्वर्ग से श्रेष्ठ जगह आप, ठीक है। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर। ये आपको एक मोटिवेशन का रोल अदा करेगी। चलो, ऐसे ही मैं अपने वीडियोस में लाता रहूंगा भागवत गीता के श्लोक्स जो कि आपको प्रेरित करेंगे। और अगर मुझसे आपको जुड़ना है तो व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, जो कि मैं रात को रोज 9:30 बजे के टाइम पे भागवत का अध्ययन करा रहा हूँ बच्चों को। बच्चों को श्लोक बताता हूँ और उनकी पूरी दिनचर्या इसके अंदर कवर करवाता हूँ। ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। चलो आगे बढ़ें। इंडियन काउंसिल एक्ट, या जिसे हम मॉर्ले मिंटो एक्ट भी बोलते हैं, 1909। देखो, इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। ये हिस्ट्री का मॉडर्न पार्ट है। कौन सा पार्ट है? मॉडर्न पार्ट, जहां गांधी जी आ चुके हैं। कब आए थे? नहीं, सॉरी, गांधी जी अभी तक नहीं आए, गांधी जी 1915 में आएंगे। ठीक है। तो उसके बाद जो गतिविधि हुई और उससे पहले की जो गतिविधि है, तो गांधी जी 1915 में आए, उससे पहले का जो टाइम पीरियड है उसको देखेंगे। और 1919 का जो एक्ट है, जब गांधी जी इंडिया आ चुके थे। तो इससे पहले वाली क्या हो चुकी थी? 1885 के अंदर क्या बना था? इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुका था। और 1892 के अंदर भी एक्ट आ चुका था। उसके बाद कौन सा एक्ट आया? 1909। ये बड़ा एक्ट है और यहाँ रिफॉर्म के लिए कुछ कड़े कदम उठाए गए इंडिया के लिए। ठीक है। चलो,
तो मॉर्ले और मिंटो रिफॉर्म नेम आफ्टर द सेक्रेटरी ऑफ फॉर इंडियन अफेयर। 2 मिनट मैं रब कर देता हूं। ये मॉर्ले और मिंटो, इनका क्या था पहले उसको समझेंगे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर लॉर्ड जॉन मॉर्ले, ठीक है। तो मॉर्ले कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कहां था? लंदन के अंदर, ठीक है। दूसरा वाइस रॉय थे कौन? लॉर्ड मिंटो। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके डिफरेंस बिटवीन। अल्टरनेटिव नेम यूज किया जाता है 1909 एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोला जाता है। इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम मेथड ऑफ द इलेक्शन, सबसे पहले मेथड ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया था 1909 के अंदर, कहा? लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। डिमांड फॉर मॉडरेट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नेंस। मैंने आपको बताया था 1892 के अंदर, उसके बाद डायरेक्ट 1909 में आया था। तो हमारी कंटिन्यूसली डिमांड थी किसकी? मॉडरेट। मॉडरेट मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनकी कंटिन्यूसली डिमांड थी कि हमको क्या मिलना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए किसके अंदर? लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर या गवर्नेंस के अंदर, कि हम भी कुछ नीतियां बना सके। क्या बना सके? हम भी कुछ नीतियां बना सके या हमसे डिस्कस किया जाए, क्योंकि हमारे लिए ही बनाया जा रहा है। 2 मिनट वेट फॉर अ मिनट, चेक कर लू मैं चीजें क्लियर चल रही है। हाँ, इट्स ऑल राइट। चलो, तो बैकग्राउंड देखते हैं। अक्टूबर 1906 मुस्लिम इलाइट कॉल द शिमला डेपुटेशन। मुस्लिम इलाइट मतलब जो बड़े बड़े, इलाइट्स का मतलब होता है पैसे वाले या बड़े। तो इसको लीड कौन कर रहा था? आगा खान। मीट द पार्लियामेंट टू डिमांड सेपरेट इलेक्ट्रोल फॉर द मुस्लिम। सेपरेट इलेक्ट्रोल की मांग बढ़ती जा रही थी मुस्लिम्स की। तो किसने ये मांग उठाई? आगा खान ने। किसने मांग उठाई? आगा खान ने। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, जिसे हम सिंपला डेपुटेशन भी बोलते हैं। मतलब क्या होगा? मुस्लिम मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देगा और मुस्लिम कैंडिडेट ही उस पर्टिकुलर जगह पे खड़े हो सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन फॉर द स्ट्रेंथ फॉर द वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन मुस्लिम वेयर मेक द डिफेंस ऑफ देयर एम्पायर, ठीक है। तो डिफेंस ऑफ द एम्पायर का मतलब ये नहीं है कि वो कोई राजशाही कर रहे हैं, बट वो माइनॉरिटी में थे। माइनॉरिटी में तो क्या ही बोले, मतलब उनकी आबादी कम थी एज कंपेरिजन टू हिंदू। तो उनको लग रहा था कि अगर इसी तरीके से चलता रहा, अगर देश आजाद हो गया तो हम तो पिस जाएंगे। चलो नेक्स्ट, द सेम ग्रुप क्विकली टुक ओवर द मुस्लिम लीग। तो क्या हुआ? ये मुस्लिम लीग में कन्वर्ट होते गया। नवाब सलीम उल्लाह ऑफ ढाका, कौन? नवाब सलीम उल्लाह ऑफ ढाका विद नवाब मोसिम उल मुल्क एंड वकर उल मुल्क इन दिसंबर 1906, इनने क्या करी? मुस्लिम लीग की स्थापना करी। तो आपसे पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी? नवाब सलीम उल्लाह ऑफ ढाका, नवाब मोसिम उल मुल्क और वाकिर उल मुल्क ने। मुस्लिम लीग इनिशिएट टू प्रीच रॉयल्टी एम्पायर फॉर द मुस्लिम अवे फ्रॉम द कांग्रेस। तो ये चाहते थे कि कांग्रेस से हट के हमारी एक अलग पहचान बने, हमारी अलग एक कम्युनिटी बने। फिर देखते इसके फीचर्स क्या थे मॉर्ले मिंटो के। इसने इंक्रीज किया, क्या किया? इंक्रीज किया साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बोथ सेंट्रल एंड प्रोविजंस। प्रोविजंस मतलब प्रोविजंस वो वाला एरिया होता था जहां जो किंग होता था वो रूल तो कर रहा है, बट ब्रिटिश सुजरेंटी के अंदर। द नंबर ऑफ मेंबर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल राइज बाय 16 to 60। तो सेंट्रल लेवल पे क्या देखने को मिला? 16 से लेके 60 के बीच में हो गया। पहले 16 थे, अब 60 कर दिया। नंबर ऑफ मेंबर इज प्रोविजंस लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म। देखो ये यूनिफॉर्म नहीं था कि फिक्स, नहीं, ये बढ़ते भी जाएगा, शायद घट भी सकता है। ऑफिशियल मेजोरिटी ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउ द प्रोविजन लेजिस्लेटिव काउंसिल एज नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। इसका मतलब समझना क्या होता है? जो ऑफिशियल मेजोरिटी है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उसको अलाउड नहीं किया गया था किसके अंदर?
प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, और अगर वो आएगा भी तो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी से आएगा। ठीक है, तो मतलब उसको कोई राइट्स नहीं मिलेंगे किसके अंदर, प्रोविजन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। द इलेक्टेड मेंबर वेर बी इनडायरेक्टेड इलेक्टेड, जो इलेक्टेड मेंबर होगा वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा, या तो वो राजा के द्वारा होगा या तो फिर गवर्नर के द्वारा। लोकल बॉडी विल इलेक्टेड एज अ इलेक्टोरल कॉलेज। देखो आज भी इलेक्टोरल कॉलेज आप देखते हो, तो इलेक्टोरल कॉलेज का कॉन्सेप्ट बहुत पहले आ चुका था 1909 के अंदर। दूसरा, टर्न कुड इलेक्ट मेंबर ऑफ प्रोविजन लेजिस्लेचर इनटू मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जो इलेक्टेड मेंबर है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, उनको कन्वर्ट किया गया और उनको इलेक्ट किया गया किसके अंदर, सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर। जैसे कि आपको पता होगा, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली किसी राज्य में होती है, वहां से क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं व्यक्ति। ठीक है, और कहा जाते हैं, राज्यसभा के अंदर। ठीक है, तो उसी तरीके का कुछ प्रोसेस यहाँ चल रहा था। इट इन लार्ज डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ लेवल। दूसरा, वेयर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूव रिजोल्यूशन ऑन द बजट एंड सो ऑन। तो इनको इतना पावर दिया गया कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अगर समाज में कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ चर्चा करनी है, तो उस पे वो क्वेश्चन उठा सकते थे, प्लस बजट पे भी, कि ब्रिटिशर जो बजट ला रहा है तो बेसिकली वो हमारे काम का है कि नहीं है, अगर काम का नहीं है उसमें क्या बदलाव किया जा सकता है, उस पे भी चर्चा करी जाएगी। इट प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएट विद इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सत्येंद्र नाथ सिन्हा, बहुत बड़ा नाम है, एसपी सिन्हा जिसे बोला जाता है, ये फर्स्ट इंडियन थे जो कि वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नियुक्त हुए थे। ठीक है, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लॉ मेंबर चूज किया गया वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। टू इंडियन वेयर नॉमिनेटेड एंड द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी इन द इंडियन अफेयर। तो 2 मेंबर और ऐड करे गए थे। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। दूसरा, इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो 1909 के एक्ट में क्या देखने को मिला, मुस्लिम को सेपरेट कम्युनिटी या सेपरेट इलेक्ट्रोल मिल गया था। और ये देखो, द मुस्लिम मेंबर टू बी इलेक्टेड ओनली द मुस्लिम वोटर। तो मुस्लिम जो व्यक्ति है वो किस व्यक्ति को इलेक्ट कर सकता था, ओनली मुस्लिम वोटर को ही इलेक्ट कर सकता था। एक्ट लेजिस्लेटर काउंसिल लॉर्ड मिंटो केम टू नो एज अ फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोल। तो आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोल किसको बोला जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को। मॉर्ले मिंटो मत लगा के आना, मिंटो। ठीक है, आई होप सो यहां से अगर कुछ क्वेश्चन बना तो यू इजीली सॉल्व इट। It also provides separate representation of corporations, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी और जमींदार। सो जमींदार वगैरह को भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन वगैरह देखने को मिला है। चलो आगे देखें, इसका इवेल्युएशन अगर हम करें तो रिफॉर्म 1909 में आया था। अफोर्डेड नॉट आंसर, कुड अफोर्ड टू नो आंसर, इंडियन पॉलिटिक्स प्रॉब्लम। इसका कोई जवाब तो नहीं मिला। अगर इंडिया की पॉलिटिक्स में कुछ प्रॉब्लम था तो उसका जवाब तो हमको देखने को नहीं मिला। लॉर्ड मॉर्ले मेड इट क्लियर दैट कॉलोनी सेल्फ गवर्नमेंट एज डिमांड बाय द कांग्रेस नॉट सुटेबल फॉर इंडियन, ही इज अगेंस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी तक हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम तो नहीं आया। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं आया, हाँ नहीं आया। ये कब आया था, 1935 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स की बात चल रही थी, नेशनलाइज, मॉडरेट्स, यूनिटी की बात कर रहे थे, और सेपरेट इलेक्ट्रोल्स को ज्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा था। बट ये लोग क्या कर रहे थे, आपने देखा था 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन, और 1909 में इन लोगों ने क्या किया, मुस्लिमों को सेपरेट आए, मतलब डिवाइड एंड रूल वाली फिलोसफी खेल रहे थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम टू रैलिंग द मॉडरेट एंड द मुस्लिम अगेंस्ट द राइजिंग टाइड ऑफ द नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये नेशनलिज्म पनपने नहीं देना चाहते थे, अपना वर्चस्व जमाए रखना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑफिशियल एंड द मुस्लिम लीडर टॉक विद द एंटायर कम्युनिटी, टॉक द सेपरेट इलेक्टोरल, बट इट मीन अपीजेंट ऑफ स्मॉल सेक्शन ऑफ मुस्लिम इलाइट ओनली। ये भी बात सही है,
भाई मुस्लिम्स में जो इलाइट क्लास है, जो पढ़े लिखे, जो पैसे वाले, वही तो रिप्रेजेंटेशन है, गरीबों का रिप्रेजेंटेशन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो कांग्रेस कंसिडर सेपरेट इलेक्टोरेट टू बी अनडेमोक्रेटिक। क्यों? क्योंकि यह मुस्लिम है ही नहीं ना ज्यादा, यहाँ तो इलाइट क्लास है। डेवलपमेंट ऑफ शेयर्ड हिंदू मुस्लिम इंडियन नेशनल फीलिंग्स। ठीक है, तो कांग्रेस बोल रही थी कि हिंदू मुस्लिम की जो नेशनल फीलिंग है उसको बरकरार हमें रखना चाहिए। Besides system of election, too indirect gave the impression of inflation number of CVs. While parliamentary form are introduced, no responsibility, which are something irresponsible criticism of the government. तो यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम्स नहीं बन रहे थे, और यहाँ कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा था कि जो गवर्नमेंट कर रहा था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की डिमांड थी नहीं, और ये डिवाइड एंड रूल सरासर देख रहा था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पे काम कर रहे हैं। ओनली सम मेंबर लाइक गोखले put to constructive use of opportunity, debate in the council, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अटैकिंग रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसीज, ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ द लेबर, इंडियन वर्कर इन साउथ अफ्रीका। तो गोखले जो कि गांधी जी के जब वो गांधी जी आएंगे तो आपको पता चलेगा ये मेंटोर भी रहे थे, पॉलिटिकल मेंटोर भी रहे थे। ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल रिमेन अनचेंज, इसके पास वीटो पावर था। तो गवर्नर जनरल अभी भी इतना पावरफुल था कि वो क्या, अगर कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिल आ रहा है तो अगर उसकी मर्जी होगा तो वो क्या कर सकता है, वीटो कर सकता है और नल एंड वॉइड कर सकता है। तो 1919 का जो एक्ट लाया, रिफॉर्म लाया, द पीपल ऑफ कंट्री शैडो रेदर देन द सब्सटेंस, तो ये कहीं से कहीं तक हेल्पफुल नहीं रहा। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर फॉल ऑफ दिस। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजंस देखते हैं इसके अंदर। इट इफेक्ट अलाउ द इलेक्शन ऑफ इंडियंस टू वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, इसका पॉजिटिव ये तो है कि कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा इलेक्शन का राइट्स मिल गए थे, और ये फर्स्ट टाइम था। सम इंडियन हैड टू अपॉइंट लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल एसपी सिन्हा को हम देख सकते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्टोरल प्रिंसिपल, पार्लियामेंट्री सिस्टम लाने की कोशिश करी गई थी मॉर्ले के द्वारा, बट वो कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं था। गिव रिकॉग्नाइज टू द इलेक्टिव प्रिंसिपल्स, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द फर्स्ट टाइम। तो इलेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कही कि किस तरीके से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि इन लोग के पास पार्लियामेंट्री सिस्टम पहले से ही था। गिव सम फर्दर एवेन्यू इंडियंस टू वेंटिलेट देयर ग्रीवेंस, मतलब और अपनी बात रखने की एक जगह और मंच दिया गया। They also got opportunity to criticize the executive, better administration होना चाहिए, तो ये एक मंच मिला। After the Jinnah death in September 1948, Pakistan lunged toward the Islamic Orthodox, Dalit faced माउंटेनिंग अटैक्स। ठीक है, तो हमको ये भी देखने को मिला कि ये चीजें जो हो रही थी उससे कहीं ना कहीं जिना जो सेपरेट इलेक्ट्रोड लेने के बाद मुस्लिम लीग बना दिया और पाकिस्तान बनाया, तो उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ के बाद हमको ये देखने को मिला कि वो इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स बना और हम क्या बने, लिबरल। क्या बने, लिबरल। तो 1909 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट में मॉडरेट अपीजेंट टू द मुस्लिम एंड नेशनल मूवमेंट ग्रांटिंग द सेपरेट इलेक्शन। तो कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस इस चीज के लिए एग्री हुआ ही नहीं था कि सेपरेट इलेक्ट्रोड होना चाहिए। दूसरी चीज है सेल्फ गवर्नमेंट की जो बात चल रही थी उस पर भी कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगा, डेपोजिशन। ठीक है, डेस्पोटिज्म या डेपोजिशन बोल सकते हैं आप, जिसके से बड़ा इलाइट क्लास को तो राइट्स मिल रहे थे, छोटे क्लास को या छोटा वर्ग को कोई चीजें नहीं मिल रही थी। तो देख सकते हैं मॉर्ले एंड मिंटो, ये मॉर्ले, मिंटो, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी, चीजें क्लियर हुई होगी, और कोई भी डाउट रहे तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 1919 के एक्ट पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ये 10 साल बाद आया था, और इसके बाद फिर आया था 1929 में आना था
पर 1928 में आया था कौन सा, साइमन कमीशन। ठीक है, तो अब धीरे धीरे करके देखते हैं। 1918 के अंदर एडविन मॉन्टेग्यू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कौन था, एडविन मॉन्टेग्यू। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन थे, वाइसरॉय थे इंडिया के अंदर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था, आपसे पूछा जाएगा ये क्या था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिफॉर्म था। और ये रिफॉर्म कब आया था, 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1921 में लागू किया गया। कब लागू किया, 1921 में। सोल पर्पस क्या था, कि इंश्योर करना इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। इनका क्या मकसद था, कि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को क्या मिल सके, रिप्रेजेंटेशन। इंट्रोड्यूस रिफॉर्म फॉर द सेंट्रल एज अ प्रोविजन लेवल। ठीक है, तो इनने कुछ लिस्ट बनाई, जैसे कि सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, क्योंकि ये क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। द मैटर विच आर नेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू मोर द प्रोविजन गवर्न द सेंट्रल लेवल। कोई ऐसे राष्ट्र के मुद्दे, नेशनल मुद्दे जो कि प्रोविंस के अंदर नहीं आने चाहिए, उसको सेंट्रल के अंदर डाला। जैसे कि फॉरेन अफेयर, डिफेंस, पॉलिटिकल रिलेशन, कम्युनिकेशन, पब्लिक डिबेट, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज और वायर सर्विसेज, ये सब किसके अंदर था, आपके सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, मोर पावरफुल एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव बाय दिस एक्ट। ठीक है, तो सेंटर जो था उसको पावर तो मिली, पर वो रिप्रेजेंटेटिव पावर थी, कुछ जिम्मेदारियों के साथ। अब आएंगे एग्जीक्यूटिव। गवर्नर जनरल द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो गवर्नर क्या था, जो गवर्नर जनरल था वो क्या था, चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी था। देयर हेड टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, वॉइसरॉय ऑफ 8 मेंबर, वॉइसरॉय हेड होगा, उसके नीचे 8 मेंबर होंगे। देयर विल बी अ 3 मेंबर्स ऑफ इंडियन। अगर 8 में से 5 गोरे हो सकते हैं तो 3 इंडियन होंगे। कितने, 3 इंडियन। द गवर्नर जनरल कुड रिस्टोर कट इन द ग्रांट, सर्टिफाई बिल्स, रिजेक्ट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इशू ऑर्डिनेंस। तो गवर्नर जनरल के पास कुछ पावर्स दिए गए थे। दूसरा, रिफॉर्म लाया गया लेजिस्लेचर के अंदर। लेजिस्लेचर मतलब आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम बोल सकते हैं। तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर लाया गया। बाय कैमरल मतलब लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो लोअर हाउस को क्या बोला गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आज भी आप देखते हो जिसे हम इसको बोलते हैं लोकसभा, जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपसे पूछा जा सकता है राज्यसभा लोकसभा का सबसे पहला जिक्र कब हुआ था, अपर एंड लोअर हाउस का, तो 1919 एक्ट में। ठीक है, द हाउस ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट देखने को मिला, अपर हाउस मतलब राज्यसभा। अंडर कुड नॉट आस्क क्वेश्चन द सप्लीमेंट्रीज, पास द एडजॉर्नमेंट मोशन बजट, बट 75% बजट was still not वोटेबल। तो सिर्फ 25% ही बजट क्या था, वोटेबल था, जिसपे इंडियंस या और मेंबर क्या कर सकते थे, वार्तालाप कर सकते थे। मतलब अभी भी गवर्नर जनरल का पावर बहुत ज्यादा था। लेजिस्लेचर हैड वर्चुअली नो कंट्रोल ओवर द गवर्नर जनरल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल के 8 मेंबर थे जिसमें 3 इंडियन थे, उसके ऊपर लेजिस्लेचर का कोई जोर नहीं था। नेक्स्ट, तो अब देखेंगे लोअर हाउस। इसमें टोटल कितने मेंबर थे लोअर हाउस में, 145 मेंबर, आइदर नॉमिनेटेड या इलेक्टेड डायरेक्टली। टेन्योर कितने साल का होता था, 3 साल का। आज कितने साल का होता है, 5 साल। 41 नॉमिनेटेड थे, जिसमें 26 ऑफिशियल थे और 15 नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। ठीक है, दूसरा 104 इलेक्टेड थे, 145 में से 41 जो थे, 26 ऑफिशियल थे और 15 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। और 104 इलेक्टेड मेंबर में 52 जनरल कैटेगरी से थे, 30 मुस्लिम थे, 2 सिख थे और 20 स्पेशल थे। ठीक है, जैसे क्रिश्चियनिटी वगैरह या अलग अलग रिलीजन के मान के चलो। फिर देखते अपर हाउस। अपर हाउस में कितने मेंबर थे, 60 मेंबर थे। टेन्योर इनका 5 साल का होता था और ओनली मेल मेंबर आर अलाउड, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 5 साल के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट अलाउड है, और 26 नॉमिनेटेड है और 34 इलेक्टेड है। तो 20 जनरल, 10 मुस्लिम,
3 यूरोप और 1 सिक मेंबर था। अब देखेंगे पावर ऑफ वाइसरॉय। एड्रेस द वाइसरॉय, ये लेजिस्लेचर को एड्रेस करेगा, मीटिंग बुला सकता है, एडजॉर्न कर सकता है, खत्म कर सकता है मीटिंग को, या रिपील कर सकता है। और टेन्योर 3 साल का रखा हुआ था, किसने? वाइसरॉय ने। इसको चेंज भी किया जा सकता था। ठीक है, चलो पावर देखते हैं लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव की। इंजॉय अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल ओवर द प्रोविजन गवर्नमेंट। तो बेसिकली सेंट्रल लेजिस्लेचर का पावर किसके ऊपर था? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर। टू मेक लॉ फॉर ऑल इंडिया, फॉर ऑल ऑफिसर्स, कॉमन पीपल, वेदर इंडिया और नॉट। अगर वो इंडियन है या नहीं है, बट उनके ऊपर लॉ चलेगा, और ऑल ऑफिसर्स के ऊपर और कॉमन पीपल्स के ऊपर भी लॉ चलेगा। रिस्ट्रिक्शन टू इम्पोज द लेजिस्लेचर, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी थे। नेसेसरी टू गेट परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल, कोई भी चीज करना है तो गवर्नर जनरल से परमिशन लेना पड़ेगा। ये गवर्नर जनरल मतलब प्रेसिडेंट के बराबर, आप समझ सकते हो, बहुत पावरफुल था। जैसे मनी बिल इंट्रोड्यूस करना है तो गवर्नर जनरल से पूछना पड़ेगा, अगर उसने मना कर दिया तो खेल खत्म। इंडियन कुड नॉट चेंज और रिजर्व एनी लॉ पास बाय द ब्रिटेन पार्लियामेंट, ये चीज भी थी। तो इंडियन लेजिस्लेचर जो थे वो बेसिकली कुछ भी चेंज नहीं कर सकते थे अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ बिल लाया है तो। अब देखते हैं प्रोविजन लेवल पे क्या था। तो प्रोविजन लेवल पे आपको पब्लिक हेल्थ देखने को मिलेगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एजुकेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल, लैंड रेवेन्यूज, वाटर सप्लाई, फेमाइन रिलीफ, लॉ एंड ऑर्डर और एग्रीकल्चर, ये किसके अंदर आता था? प्रोविजंस। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहां क्या हुआ था? 1919 के अंदर डायरकी सबसे पहले आई थी। तो डायरकी के बारे में समझेंगे। द एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी रूल टू इंडिविजुअल पार्टीज, जैसे कि एग्जीक्यूटिव एट द लेवल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और डायरकी वाज इंप्लीमेंट इन द 8 प्रोविजंस। ये आपको याद रहना चाहिए। डायरकी का मतलब द्वि शासन करना, दो पार्टी पे शासन करना। ठीक है, तो कहां कहां डायर की 8 प्रोविजंस में लॉन्च करी गई थी? असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविजंस, यूनाइटेड प्रोविजंस, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब के अंदर। द प्रोविजनल गवर्नमेंट मोर पावर अंडर द सिस्टम ऑफ डायरकी। तो प्रोविजन गवर्नमेंट को क्या मिला? डायरकी से बेनिफिट मिला, और गवर्नर वाज टू बी एग्जीक्यूटिव हेड इन द प्रोविजन। तो गवर्नर को तो हमेशा पावर मिलेगी ही मिलेगी। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, एक तो लिस्ट रिजर्व लिस्ट थी और एक तो ट्रांसफर लिस्ट थी। द रिजर्व लिस्ट विच सब्जेक्ट वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर थ्रू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ब्यूरोक्रेट्स, जिसे हम आज के आईएएस भी बोलते हैं। तो रिजर्व लिस्ट के अंदर बेसिकली ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन की बातें होंगी जो